हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल आरटी राइट टू एजुकेशन में। और जैसा कि हम लोग सीरीज कर रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी की, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे फ्यूचर के आने वाले DSSS एग्जाम्स और KVS और यूपी टेट सुपर टेट जैसे एग्जाम में डेफिनेटली हेल्पफुल है। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक इसी थ्योरी में करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंटेलिजेंस। जैसा कि हम लोग पहले ही वाइगोत्स्की को पियाजे की पूरी थ्योरी को कर चुके हैं, 4 स्टेज थ्योरी एंड 4 डेवलपमेंट थ्योरी, 4 स्टेज थ्योरी जो हम लोगों ने दी उसको कर चुके हैं। वाइगोत्स्की की कल्चरल सोशल अप्रोच जो उन्होंने दी थी उसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में किया। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट्स हम लोगों ने देखे कैसे वर्क करते हैं। द टाइप ऑफ डेवलपमेंट हम लोगों ने क्लासिफाई किया था फॉर अंडरस्टैंडिंग सुटेबली, आराम से हम लोग पढ़ सकें, इसलिए हम लोगों ने उनको डिफरेंट स्टेजेस में बांटा था। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम लोग इंटेलिजेंस की हिस्ट्री को देखना चाहें तो इसका इतिहास जो है हमें पियाजे की थ्योरी में मिल जाता है, क्योंकि इसके लिए हमें पियाजे को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। पियाजे ने एक्चुअली बात की थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। किसकी बात की थी पियाजे ने? पियाजे ने बात की थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, संज्ञानात्मक विकास की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास यानी माइंड से संबंधित है। तो उन्होंने बोला कि ये डिपेंड करता है बच्चे की मैच्योरेशन पे। तो उन्होंने मैच्योरेशन की बात की। मैच्योरेशन को हम लोग बात करते हैं परिपक्वता की। तो यहाँ पे उनके परिपक्वता का बात करना यानी मैच्योरेशन का बात करना रिलेटेड था बायोलॉजिकल मैच्योरेशन से। किससे रिलेटेड था? तो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन से उसका संबंध था। और हमें मालूम है कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन रिलेटेड होती है जीन से, और जीन आते हैं आपके माता पिता से, पेरेंट्स से। तो जीन आते हैं पेरेंट्स से, जीन रिलेटेड है हेरिडिटी से। तो इन पियाजे की थ्योरी को समझकर हमें ये समझ में आया कि अगर हमें बालक के संज्ञानात्मक विकास को समझना है तो उन्होंने जो प्रायोरिटी दी वो परिपक्वता यानी मैच्योरेशन को दी। और मैच्योरेशन का सीधा संबंध किससे था? तो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन से था। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन का इनका संबंध हेरिडिटी से है। हेरिडिटी का संबंध मतलब पेरेंट्स से। और हम पहले ही जानते हैं हेरिडिटी कैसी होती है, तो स्टैटिक पोर्शन होता है, यानी कि ये जो पहले से ही माता पिता से जो चीजें मिल गई वो फिक्स हैं। बस फर्क इतना है कि एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन करने के बाद टाइम पे हेरिडिटी और जीन अनफोल्ड होते हैं और उसके अकॉर्डिंग बच्चे में मैच्योरेशन डेवलप होती है। यानी कि संज्ञानात्मक विकास से ही ये डिसाइड हो जाता है कि बच्चे का इंटेलिजेंस किस हद तक जा सकता है। तो इससे हमें कुछ चीजें समझ में आ रही हैं कि स्टैटिक पोर्शन को कॉग्निटिव डेवलपमेंट से लिंक किया गया है। यानी कि और हम ये भी जानते हैं कि पियाजे ने जो अपनी स्टेजेस दी वो एज के अकॉर्डिंग दी हैं, एज के अकॉर्डिंग दी हैं। तो अगर उन्होंने एज के अकॉर्डिंग दी यानी कि उन्होंने मैच्योरेशन के लिए एज को इंपॉर्टेंस दी है। एज इज इंपॉर्टेंट फॉर मैच्योरेशन। सो age is important for cognitive development। तो हम लोग यहाँ समझ पा रहे हैं, यानी कि यदि बालक का संज्ञानात्मक विकास हमें करना हो तो हम उसकी एज को देखकर बात करते हैं। इसीलिए उन्होंने समझाने की कोशिश की एक छोटे से बच्चे को आइंस्टीन की थ्योरी नहीं पढ़ा सकते। तो ये तो कुछ आइडिया बेसिक है जो हम लोगों को पहले से है इंटेलिजेंस थ्योरी को लेकर, लेकिन ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के संदर्भ में हमें पहले से नॉलेज है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता है ये सारी चीजें, लेकिन अब हम इसे इंटेलिजेंस से लिंक करने की कोशिश करेंगे। तो यहीं से बात पकड़ में आ जाती है। एक बंदे थे फ्रांसिस गाल्टन, जिनका नाम है फ्रांसिस गाल्टन। ये बंदे थे, इन्होंने इन्हीं पियाजे की थ्योरी से रिलेट करते हुए रियल एज को पकड़ लिया है। तो इन्होंने सीधा लिंक कर दिया कि बच्चे की जो परिपक्वता है या फिर बुद्धि है वो वास्तविक उम्र से संबंधित हो सकती है। फ्रांसिस गाल्टन को यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहिए कि फादर ऑफ इंटेलिजेंस बोला जाता है, फादर ऑफ इंटेलिजेंस बोला जाता है, यानी बुद्धिमत्ता का पिता बोला जाता है, जनक बोला जाता है फ्रांसिस गाल्टन को। तो फादर ऑफ यूजेनिक्स हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ यूजेनिक्स। फादर ऑफ
यूजेनिक्स, तो यूजेनिक्स नॉट रिलेटेड मतलब ये डायरेक्टली रिलेटेड है माइंड से, बुद्धि से, इंटेलिजेंस से, इसलिए इनको फादर ऑफ यूजेनिक्स भी बोला जाता है। फ्रांसिस गाल्टन की एक बुक है, फ्रांसिस गाल्टन की एक बुक है जिसका नाम है हेरिडिटी जीनियस, हेरिडिटी जीनियस, ये पुस्तक का नाम है फ्रांसिस गाल्टन की। तो हम लोग अब थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेंगे इस फैक्चुअल नॉलेज के बाद में। तो हम लोग चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने रियल एज से क्या मतलब है। तो फ्रांसिस गाल्टन जो हुए हैं, फ्रांसिस गाल्टन हुए, इन्होंने इंटेलिजेंस को रिलेटेड कर दिया है रियल एज से। मतलब ये है, इन्होंने सीधा माना कि अगर किसी की उम्र ज्यादा है तो पूरा चांस है कि उसमें बुद्धिमत्ता सबसे ज्यादा होगी, जिसकी उम्र कम है तो पूरा चांस है कि उसमें बुद्धिमत्ता कम होगी। और इसी बेसिस पर हमें पता है सीनियरिटी के बेसिस पे हम लोग रिजर्वेशन भी देते हैं और प्रमोशन भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका ये फंडा रियल एज वाला लगता है। लेकिन इन्हीं के बाद में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है बिने एंड साइमन, बिने एंड साइमन, ये बंदे हुए हैं। तो बिने और साइमन ने बोला कि रियल एज, अगर हम रियल एज के अकॉर्डिंग बात करें तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे ही नहीं मान लेंगे, हम इसको टेस्ट करके देखेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने पहले भी जानकारी है कि बिने और साइमन को फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग बोला जाता है, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग, इंटेलिजेंस टेस्टिंग बोला जाता है, यानी कि बुद्धि परीक्षण का पिता बोला जाता है। पहला इंटेलिजेंस टेस्ट भी बिने ने ही किया। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट इज डन बाय विनय, तो पहला बुद्धि परीक्षण इन्होंने किया, इसलिए फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग भी बोला जाता है। इन्होंने कहा कि रियल एज के अनुसार आप किसी की बुद्धि की बात कर रहे हैं फ्रांसिस गाल्टन से, तो उन्होंने कहा ऐसा जरूरी नहीं है, हम इसकी टेस्टिंग करके देखेंगे। और जब इन्होंने टेस्टिंग करके देखा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती। तो क्या बात सामने आती है उसको हम लोग पकड़ते हैं। तो जब इन्होंने टेस्टिंग किया तो इन्हें पता लगा कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई 30 ईयर का बालक है और कोई 16 ईयर का बालक है, तो गाल्टन के अनुसार इसकी इंटेलिजेंस ज्यादा होनी चाहिए थी, गाल्टन के अनुसार इसकी इंटेलिजेंस ज्यादा होनी चाहिए थी और इसकी इंटेलिजेंस कम होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी। लेकिन जब हम बात करते हैं बिने और साइमन की, तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने पाया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनमें 14 हो गया, 13 हो गया ईयर के बच्चों का जो इंटेलिजेंस है वो हाई है, और इवन जो 15, 16 और 17 ईयर के जो बच्चे हैं, एज के बच्चे हैं, उनका इंटेलिजेंस कैसा देखा गया, तो वो इंटेलिजेंस लो देखा गया। तो यहीं पे वो असमंजस में पड़ गए बिने और साइमन। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, यानी फ्रांसिस गाल्टन का कहीं ना कहीं थ्योरी में कोई ना कोई गड़बड़ी है। तो उन्होंने फिर यहीं पे कंसेप्ट दिया किसका, मेंटल एज का, यानी मानसिक आयु का। तो यहीं से बिने और साइमन से निकल के आता है, बिने एंड साइमन से निकल के आता है मेंटल एज का कंसेप्ट। मेंटल एज यानी मानसिक उम्र, मानसिक उम्र। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि मेंटल एज का कंसेप्ट किसने दिया, तो बिने और साइमन ने ही दिया है। अगर हम लोग बात करें कि रियल एज का रिलेशन किससे है, तो रियल एज का रिलेशन फ्रांसिस गाल्टन से, फ्रांसिस गाल्टन से है ऐसा। तो उन्होंने कहा कि रियल एज के अकॉर्डिंग हम किसी की बुद्धि को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। यानी कि एक और कंसेप्ट होता है मानसिक बुद्धि, यानी कि उम्र से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि उम्र किसी की ज्यादा हो और बुद्धि उसमें कम हो, और किसी की उम्र कम है और बुद्धि ज्यादा है। यानी कि उन्होंने कंसेप्ट दिया कि हमें जो मेजर करनी चाहिए वो मेंटल एज मेजर करनी चाहिए, रियल एज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेंटल एज इज द एक्चुअल पैरामीटर फॉर इंटेलिजेंस टेस्टिंग। ऐसा किसने कंसेप्ट दिया, ऐसी बात बिने और साइमन बोल रहे हैं। तो ये बातें यहाँ पे
फ्रांसिस गाल्टन और बीने साइमन के द्वारा कही गई। लेकिन यहीं पर एक बंदे और उभर के सामने आते हैं इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के रिलेशन में, जिनका नाम है विलियम स्टर्न, जिनका नाम है विलियम स्टर्न। तो विलियम स्टर्न ने इनकी सारी बातें देखी है, फ्रांसिस गाल्टन के रियल एज भी देखी, और इन्होंने जो आपके बिने और साइमन है उनकी मेंटल एज का कंसेप्ट भी देखा, मेंटल एज का कंसेप्ट भी देखा। और उन्होंने एनालिसिस किया। उन्होंने कहा कि अगर हम बुद्धि को सिर्फ मेंटल एज के बेस पे जाएंगे तो हम मैच्योरिटी को इग्नोर कर देंगे, परिपक्वता को इग्नोर कर देंगे, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट को इग्नोर कर देंगे, यानी कि हम कहीं ना कहीं पियाजे के अगेंस्ट चले जाएंगे। तो रियल एज का कंसेप्ट अगर हम लेके चलते हैं तो मेंटल एज का कंसेप्ट वायलेट हो जाता है, तो उससे हमें इंसान की बुद्धि का एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगता। तो इन्होंने कहा कि रियल एज और मेंटल एज दोनों का बैलेंस बिठा के हमें चलना चाहिए, यानी कि जब हमें किसी की इंटेलिजेंस चेक करनी हो, जब हमें किसी व्यक्ति या बालक की इंटेलिजेंस चेक करनी हो, तो हमें रियल एज और मेंटल एज इन दोनों को ही देखना होगा, तब जाके हमें पता लगेगा। तो इसीलिए विलियम स्टर्न ने कंसेप्ट दिया आईक्यू का। आईक्यू बोलते हैं इंटेलिजेंस कोशेंट, इंटेलिजेंस कोशेंट। ऐसा इंटेलिजेंस कोशेंट की हिंदी होती है बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि। तो ये कंसेप्ट विलियम स्टर्न ने दिया। अगर कोई क्वेश्चन आए आपसे पूछे कि आईक्यू का कंसेप्ट किसने दिया है, तो वो विलियम स्टर्न ने दिया है। विलियम स्टर्न ने ऑब्जर्वेशन इन दोनों की ली कि रियल एज और मेंटल एज दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, तो यहां से उन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया। बोला कि हो ना हो इंटेलिजेंस का संबंध बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू का संबंध रियल एज और मेंटल एज से है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बता पाया कि किस तरह से ये डिपेंड करता है रियल एज और मेंटल एज पर। तो यहीं पे एक और बंदे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो आ जाते हैं, जिनका नाम है विलियम। बताइए सोचकर क्या नाम हो सकता है? आईक्यू का फॉर्मूला जिसने दिया है वही आएंगे, क्योंकि अब आईक्यू पहले से ही हो चुका है, मेंटल एज भी इस धरती पे है और रियल एज भी है। फ्रांसिस गाल्टन से रियल एज का कंसेप्ट निकल के आ रहा था, और बिने और साइमन से मेंटल एज का कंसेप्ट निकल के आ रहा था। और आपका यहाँ पे जो विलियम स्टर्न है, विलियम स्टर्न, इनसे ही आईक्यू का कंसेप्ट निकल के सामने आया। मेंटल एज का कंसेप्ट विने एंड साइमन से निकल कर आया। फ्रांसिस गाल्टन से रियल एज का कंसेप्ट निकल के आया। तो इसका मतलब है कि फिर यहां पे आ जाते हैं टर्मन। टर्मन ने भी सारी हिस्ट्री समझने की कोशिश की इंटेलिजेंस के बारे में कि मेजर करें तो कैसे करें। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने ये रिलेशन आईक्यू का दिया और उन्होंने कहा कि ये होता है मेंटल एज डिवाइड बाई रियल एज इनटू 100। और इसी चीज पर यूपी टेट और बहुत सारे टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। यानी कि उन्होंने, इससे हमें समझ में आ रहा है क्या रिलेशन आ रहा है टर्मन के अनुसार। टर्मन ने बोला कि अगर किसी का मेंटल एज यानी कि इंटेलिजेंस कोशेंट अगर पता करना हो, बुद्धि लब्धि पता करनी हो, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेंटल एज के। किसके प्रोपोर्शनल होती है? मेंटल एज के। उन्होंने ज्यादा उसको वरीयता दी है और रियल एज को उतनी वरीयता नहीं दी है। उन्होंने कहा कि जब रियल एज और मेंटल एज दोनों का एक बैलेंस चलता है, तब जाके क्या होता है, किसी की बुद्धि लब्धि का विकास होता है। तो जनरल स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा? तो हम लोग इसको थोड़ा रिमूव करते हैं स्पेस बना के, तब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इनके फॉर्मूले को। टर्मन ने जो फॉर्मूला दिया है उस फॉर्मूले को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो टर्मन ने जो फॉर्मूला दिया वो दिया IQ इक्वल टू MA अपॉन RA इंटू 100। इसी RA को क्रोनोलॉजिकल एज भी कह देते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज कह देते हैं, और शॉर्ट में हम लोग CA बोल देते हैं। और M मेंटल एज होता है। यानी कि अगर नॉर्मल इस कंडीशन क्या होगी, नॉर्मल कंडीशन ये होगी कि अगर MA इक्वल टू RA हो जाए, यानी कि मेंटल एज इक्वल टू रियल एज हो जाए, या फिर क्रोनोलॉजिकल एज हो जाए,
क्रोनोलॉजिकल एज हो जाए तब बालक का जो कॉग्निटिव आईक्यू जो डेवलप होगा वो क्या होगा, 1, ये आपका 1/1 × 100 ऐसा, यानी एमए की जगह नीचे भी एमए लिख सकते हैं, ये कट जाएगा यानी 100% आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई हेल्थी बालक है, हेल्थी चाइल्ड, फॉर हेल्थी चाइल्ड के लिए अगर उसका मानसिक विकास और शारीरिक विकास यानी उम्र का विकास, उम्र के अकॉर्डिंग अगर मानसिक विकास हो रहा है, उसी प्रोपोर्शन में, उसी रेशियो में, जिस रेशियो में उम्र बढ़ रही है, अगर उसी उम्र रेशियो प्रोपोर्शन में मानसिक उम्र भी बढ़ती है तो बालक का एक नॉर्मल डेवलपमेंट होगा आईक्यू का। जैसा एक स्टैंडर्ड देखा जाता है कि एक एवरेज आदमी का आईक्यू जितना होना चाहिए, फॉर एग्जांपल 90 to 100 और 110 के अकॉर्डिंग होता है, तो वो अगर आईक्यू आपको चाहिए तो मेंटल एज और रियल एज का एक प्रोपोर्शनल डेवलपमेंट होना चाहिए। यानी कि ये तो नॉर्मल सिचुएशन है। ये कैसी सिचुएशन है? ये नॉर्मल सिचुएशन है। तो इस नॉर्मल सिचुएशन से दो एबनॉर्मल सिचुएशन निकलती हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि किसी बच्चे की उम्र कम हो लेकिन इंटेलिजेंट ज्यादा हो, यानी मेंटल एज ज्यादा हो, तो उसके केस में भी एबनॉर्मलिटी आ जाती है। अगर मान लेते हैं कि बच्चे की एज ज्यादा है और मानसिक विकास उसका उतना नहीं हुआ तो भी उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है। तो इन दोनों केसेस को हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इनमें निकालने की कोशिश की है, थोड़ा एस्टिमेट करने की, कंपेयर करने की कोशिश की कि इंटेलिजेंट टेस्टिंग कैसे करते हैं, लोगों में कंपेयर करके हम कैसे पता लगाएं कि कोई इंटेलिजेंट ज्यादा है और कोई इंटेलिजेंट कम है। तो जैसे IQ = MA/CA × 100 होता है, ऐसा अगर हम मान लेते हैं कि एक बालक है, फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड है, एक चाइल्ड, उसका नाम है फॉर एग्जांपल मान लेते हैं राहुल, ऐसा, और इसकी एज जो क्रोनोलॉजिकल एज है, क्रोनोलॉजिकल एज की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि वो है इसकी 17 ईयर है, और पता लगा कि इसकी जो मेंटल एज आती है, मेंटल एज इसकी वो निकल के 14 ईयर आती है। तो यहाँ पे अगर हम इसका आईक्यू देखना चाहें तो ये आपका निकल के आएगा 14 / 17 × 100, तो ये आएगा 1400 / 17, तो ये 17 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो जितना भी लगभग ये आएगा एग्जैक्टली हम लोग अगर भाग लगा के इसको देखते हैं तो 17×75, 17×34, 17×51, 17×4, 68, 17×85, 17×6, 102, 17×7, 119, 17×8, 136, तो 17×8, 136 ऐसा, और 17×7, 119, 17×8, 136, तो फॉर एग्जांपल 8 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 5, 13, तो 136 करेक्ट है, तो 4 आ गया इधर, 0 इधर, 17 दूनी 34, तो ये 4 डिवाइड माइनस में डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, अगेन अगर पॉइंट लगाएं तो ये 0 आया, तो अगेन यही आता रहेगा। तो यानी कि आईक्यू लेवल निकल के बच्चे का कितना आता है, 82.2 लगभग आ रहा है। किस बच्चे का? जिस बच्चे की मेंटल एज कितनी है, मेंटल एज जिस बच्चे की है 14 ईयर और क्रोनोलॉजिकल एज जिस बच्चे की है 17 ईयर। अभी इस चीज को ध्यान रखेंगे और हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि सिचुएशन थोड़ी बदलते हैं, तो सिचुएशन थोड़ी बदलते हैं और यहाँ पे थोड़ा डाटा बदलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं कि किसी बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज है मान लेते हैं 12 ईयर और किसी बच्चे की मेंटल एज है फॉर एग्जांपल 20 ईयर, ऐसा। तो अगर हम इस फॉर्मूले में रखने की कोशिश करें तो 20 / 12 × 100 ऐसा, तो इसको हम लोग काट सकते हैं, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, तो ये हो गया 500 / 3, इसको अगर हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18.6, तो ये आ रहा है 166 point something। तो यानी कि हम समझ पा रहे हैं कि आईक्यू का डिफरेंस आप देख लीजिएगा कितना आ रहा है। ये जो केस है वो केस है जो नॉर्मल स्टेज से पीछे चल रहा है, यानी बालक की उम्र थी 17 साल लेकिन बच्चे का दिमाग सिर्फ 14 साल के बच्चे का है, ये वाला केस कह रहा है, इसीलिए उसका आईक्यू लेवल कैसा हो गया, कम हो गया। और अगर क्रोनोलॉजिकल एज बच्चे की 12 साल है और उसके मस्तिष्क का विकास जो है वो 20 साल के बच्चे की तरह काम कर रहा है, तो उसका आईक्यू 166.3 आ रहा है। यानी कि हम समझ पा रहे हैं कि इससे इसका आईक्यू कितना ज्यादा है। तो
तो ये दोनों ही यूनिट बच्चे यानी कि गॉड गिफ्टेड चाइल्ड में इसको डाल सकते हैं। ये गॉड गिफ्टेड हो गया और इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक समथिंग मेंटली रिटार्डेड टाइप का हो गया, बिलो एवरेज हो गया। ये क्या हो गया? बिलो एवरेज हो गया। ऐसा तो यानी इंटेलिजेंस आईक्यू में ये बिलो एवरेज चल रहा है और ये गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको एक एग्जांपल के तहत समझ लिया है डिटेल से कि ये किस तरह से काम करता है आईक्यू का फॉर्मूला, कैसे मेंटल एज को रियल एज से लिंक किया गया है और किस तरह से हम लोगों ने देखा कि कंपेयर कर पाएंगे हम लोग दो लोगों के बीच में इंटेलिजेंस को। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आपके फीडबैक का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। मिलेंगे आपके साथ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। हम लोग कुछ इंटेलिजेंस की थ्योरी को देखेंगे। अभी जो हम लोगों ने देखा वो एकदम बेसिक था, एक अंडरस्टैंडिंग था कि इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, उस पर थिंकर ने कैसे दिमाग लगाया, कैसे फिलॉसफी दी है और उसके बाद में थ्योरी देखेंगे बेस्ड ऑन कैसे अपब्रिंगिंग डेवलपमेंट हुआ है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।